आदाब, मैं हूं विशाल आजम। आप देख रहे हैं कहकर ही मानेंगे। मुल्क भर में मुख्तलिफ बैंकों की 9 अलग अलग यूनियनों ने 2 दिनों तक हड़ताल की। जाहिर है इससे माशी सरगर्मियों पर खासा असर पड़ा है। यूनाइटेड फोरम फॉर बैंक यूनियन के बैनर तले आने वाली बैंक यूनियनों में ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन यानी AIBEA, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन यानी AIBOC, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ बैंक एम्प्लॉयज यानी NCBE, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन यानी AIBOI और बैंक एम्प्लॉयज कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी BEFI के साथ ही इंडियन नेशनल बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन, इंडियन नेशनल बैंक ऑफिसर्स कांग्रेस, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक ऑफिसर्स शामिल हैं। दरअसल वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने बजट स्पीच में किया था यह ऐलान कि IDBI के अलावा 2 सरकारी बैंकों की निजकारी की जाएगी यानी प्राइवेटाइज किया जाएगा और इसी के खिलाफ 9 बैंक यूनियनें निजकारी की मुखालिफत कर रही हैं। निजकारी यानी प्राइवेटाइजेशन के बजाय बैंकों को मजबूत किए जाने की हुकूमत से ये मुलाजमीन ये यूनियनें मुतालबा कर रही हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या फिर हो सकता है कि इंडियन ओवरसीज बैंक या बैंक ऑफ इंडिया की हो सकती है निजकारी, यानी IDBI के अलावा 2 बैंकों को निजकारी की जानी है और इन 4 में से 2 बैंकों का नाम जराए के हवाले से सामने आ रहा है। RBI के साबिक गवर्नर रघुराम राजन ने ऐसे इक़दामात पर फिक्रमंदी का इजहार किया है। वहीं सीनियर कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि बैंकों के मुलाजमीन को PM परेशान कर रहे हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि 2 दिनों तक तो पहले छुट्टी रही, उसके बाद 2 दिनों की बैंक ये बंद रहे। 9 बैंक यूनियनों के तहत आने वाले तमाम बैंक मुलाजमीन ने अपने कामकाज ठप रखे और मुलाजमीन सड़कों पर आए, हाथों में प्लाकार्ड लिए रहे और हुकूमत से यह मुतालबा करते रहे कि प्राइवेटाइजेशन से बचना है, सरकारी बैंकों को प्राइवेटाइज न किया जाए बल्कि सरकारी बैंकों को और मजबूत किया जाए। बात यहीं पर नहीं थमती। जनरल इंश्योरेंस कंपनियों की 4 यूनियन 17 मार्च को हड़ताल करेंगी और साथ ही LIC की सभी यूनियनें 18 मार्च को जाएंगी हड़ताल पर। इसलिए अब सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि क्या हुकूमत प्राइवेटाइजेशन के रास्ते से इन तमाम मसाइल को जो हुकूमत के सामने दरपेश हैं उसका हल ढूंढ लेगी? क्या और कोई दूसरा रास्ता नहीं है? क्या प्राइवेटाइजेशन के अलावा और बैंकों के मर्जर के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आज इस पैनल में 4 खास मेहमान मौजूद होंगे, इन्हीं से हम इन सवालों के जवाब जानेंगे। महेश वर्मा BJP के लीडर हमारे साथ मौजूद हैं, अतुल लोंढे पाटिल तर्जुमान कांग्रेस, पंकज जायसवाल इकोनॉमिक अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं और अमीर हैदरजादी CPI लीडर। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले मैं अमीर जैदी आपके पास आना चाहता हूं कि जिस तरह से मुलाजमीन तकरीबन 10 लाख से ज्यादा बैंकों के स्टाफ्स ऑफिसर्स वो सड़कों पर आए, हाथों में प्लाकार्ड लिया, नारेबाजी की और सरकार से ये मुतालबा किया कि निजकारी ना की जाए। सवाल यह है कि इससे उन पर असर क्या पड़ने वाला है? देखिए, एक चीज बताएं, एक दौर था ये बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था तो उस वक्त देश हित के अंदर ये सब चीज हुई थी। लेकिन ये अब देश समझ चुका है कि किसी भी प्रधानमंत्री जी ने कहा था मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। अब वो हर चीज को 1 बाय 1 करके बेचा जा रहा है। लाल किले से शुरू होके बैंकों तक बात जा पहुंची है। हमारी ट्रेन बेच दी बुलेट ट्रेन का सपना दिखाकर। हमारी कहना चाहिए लाल किला जो धरोहर देश की जीनत वो बेच दी। LIC को बेच दिया गया है। कहना चाहिए जो एयरपोर्ट है वो बेचे जा रहे हैं। बैंक जो देश की आर्थिक उसकी रीढ़ की हड्डी होता है उन्हें प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है, वो बेचा जा रहा है। तो देश में बचा क्या है? अगर कोई विरोध करता है, विरोध प्रदर्शन करता है तो उसे देशद्रोही, माओवादी, शहरी माओवादी कहा जाता है। तो इस वक्त देश के पास कोई एजेंडे पे जब चुनाव में जाते हैं तो उन पर बात नहीं होती है,
बात किसी और चीज पे हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल बंगाल के अंदर अगर चुनाव हो रहा है तो अबू हुरैरा साहब, वहां बात हो रही है कि एक गैंग ने दूसरे गैंग को पत्थर मार दिया। कोई इस बात पे बात नहीं कर रहा है कि देश की आर्थिक स्थिति जर्जर अवस्था में है, बैंक डूबने के कगार पर पहुंच चुके हैं, देश दिवालिया होने के कगार पर है, लेकिन सब कुछ ठीक है, अच्छे दिन आ गए हैं, कुछ ऐसा प्रतीत दिखाया जा रहा है देश। जी, मैं आबिद साहब, मैं अब रुख करूंगा पंकज जायसवाल का, जो इकोनॉमिक अफेयर्स के माहिर हैं। पंकज, 10 लाख से ज्यादा बैंकों के ऑफिसर्स और स्टाफ सड़कों पर आए। 16 तारीख को, 17 और 18 को जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो हड़ताल करने वाली हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या ये जो प्राइवेटाइजेशन करने का जो ऐलान हो चुका था, निर्मला सीतारमण ने जो बजट भाषण में ही कर दिया था, क्या उसको लेकर इतना ज्यादा खौफ, इतना ज्यादा डर वाकई पैदा हो जाना चाहिए बैंकों के एम्प्लॉइज में, या फिर ये कुछ इजाफी एक्स्ट्रा लग रहा है? क्या है मामला? देखिए, पैदा हो जाना चाहिए का जो आपका सवाल है, तो आज चूंकि 2 दिन से हड़ताल है और 10 लाख एम्प्लॉय हड़ताल पे हैं, तो ये बताता है कि इनके अंदर कुछ खौफ आ गया इस चीज को लेके। अब क्यों खौफ आया है, किस लिए खौफ आया, इसको जानना जरूरी है। निजीकरण को लेके दिमाग में काफी भ्रम रहता है, और निजीकरण काफी बड़ी व्यापक चीज है, उस पर एक बड़ी बहस अलग से कराई जा सकती है। रही बात बैंकों के निजीकरण की बात, तो अभी वो कौन से 2 बैंक होंगे ये अभी डिस्क्लोज नहीं हुआ है कि 2 कौन से बैंक होंगे। इसलिए सारे बैंकों का जो एसोसिएशन है, 9 बैंक जो उसमें आए हैं, इसमें ये लोग सब उनके एम्प्लॉय मिलकर आज के डेट में हड़ताल पे हैं। हमको समझना पड़ेगा कि ये नौबत क्यों आई, और दूसरा जो ये डर है पब्लिक के बीच में कि सारे बैंक निजी हो जाएंगे क्या, या छोटे बोरोवर का क्या होगा, या छोटे डिपॉजिटर का क्या होगा। तो हमें जानना चाहिए कि सारे बैंक जो है प्राइवेटाइज नहीं हो रहे हैं। सरकार ने अभी 2 बैंक बोला है, स्टेट बैंक, पीएनबी जैसे बड़े बैंक जो ऑलरेडी अंडर कंसोलिडेशन में हैं, वो भी प्राइवेटाइज नहीं होने जा रहे हैं। रही बात छोटे आदमी तक बैंकिंग पहुंच के लिए, जिसके लिए माइक्रो फाइनेंस की सिस्टम ऑलरेडी है। ऐसा नहीं माइक्रो फाइनेंस नहीं रहेगा, माइक्रो फाइनेंस भी रहेगा, एनबीएफसी भी रहेगा, कुछ पीएसबी भी रहेंगे, और कुछ बैंक प्राइवेटाइज हो रहे हैं। तो बैंक प्राइवेटाइज होने के कारण जो सबसे पहले इन लोगों को डर लग रहा है कि नहीं हमारी सैलरी का क्या होगा, हमारी पेंशन्स का क्या होगा, हमारी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स का क्या होगा, इन सब चीज को लेकर चिंताएं हैं, जिसको लेकर आज निर्मला सीतारमण ने बोला भी है कि इस तरह की कोई भी समस्याएं नहीं आएगी, एक एश्योरेंस दिया। तो बैंकों के अंदर जो बेसिकली चिंता है वो अपनी नौकरी की कंटिन्यूटी को लेके, सस्टेनेबिलिटी को लेके, वो प्राइवेट मैनेजमेंट में जो उनका डिसीजंस होगा, हो सकता पब्लिक ओरिएंटेड ना हो, इन सब चीजों को लेकर उनके अंदर एक कंफ्यूजन है, जिसके कारण वो सड़क पे हैं। लेकिन हमें एक चीज समझना पड़ेगा कि जिस तरह से ग्लोबल लेवल पे चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, बिजनेस का एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, और जिस तरह से फाइनेंस, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस चाहिए, उसको कम्पीट करने में भी हमारे इंडियन बैंक सक्षम नहीं है। इवन जब भी हमें कोई बड़ा बैंक लोन लेना होता है, तो कंसोर्टियम बैंक बनाना पड़ता है। एक बैंक जो है किसी एक इंडस्ट्रीज को पूरा फंड नहीं करती, और रिस्क भी जी, मैं आपके पास आता हूं। अभी साहब थोड़ा सुनते जी, जो हमारी बैंक नहीं देती है, बाहर के बैंक देती है। जी ठीक है, अमीर हसन जैदी साहब, आपको कुछ कहना है इस पर? इंटरनेशनल एक छोटी सी प्रतिक्रिया सर, अबू हुरैरा भाई प्रधानमंत्री। अमीर साहब विशाल आजम बोल रहा हूँ, अबू हुरैरा इस वक्त नहीं है यहाँ पर, विशाल आजम बोल रहा हूँ जी। जैदी साहब, डीलरशिप है जी साहब, सॉरी साहब, नहीं ठीक है जी, मैं देख नहीं पा रहा हूँ जी, हाँ, इसलिए नाम कर लेने में हुआ जी। आपको इससे कुछ कहना था जो अभी हमें? यह है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मेरे खून में व्यापार है, मेरे खून में व्यापार है, लेकिन हमें यह नहीं पता था कि वो एक डीलर है। यानी कि एक एग्जाम्पल आपको यह है कि किसी ने कहा कि कोई 70 साल का बूढ़ा, 90 साल का बूढ़ा घर के अंदर मर गया, किसी ने कहा भाई बुजुर्ग थे, मरना तो सबको ही है। उन्हें भाई मरना ये नहीं है कि मर गए, मैं ये कि मौत ने घर देख लिया। तो ये जो आप हर चीज को प्राइवेट करने जा रहे हैं, जब रेल को प्राइवेट किया जा रहा था तब हम घर में बैठे थे, जब और चीज को बेची जा रहा था, जब सड़कों पे नहीं उतरे थे। आज जब बैंक बिकने के कगार पे आ गए हैं, जो ये लॉजिक दिया जा रहा है, साहब बड़े बैंक तो नहीं बिक रहे, अरे रिहर्सल करके देखना है छोटे बैंक में, पहले छोटे बैंकों को बेचेंगे फिर बड़ों को भी बेच देंगे। अब तो आरबीआई का भी पता नहीं कि किसी प्राइवेट सेक्टर में दे दिया जाए और ये कहा जाए कि आरबीआई को भी हम नहीं चला सकते।
हमें तो यहाँ तक डर लग रहा है। ठीक है, तो अब तो आमिर हैदर जैदी को ऐसा लगता है कि ये छोटे बैंकों को बेचकर पहले एक तजुर्बा किया जा रहा है। हमारे साथ अतुल लोंढे पाटिल साहब हैं। पाटिल साहब, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी आज बयान दिया है, काफी सख्त लहजे में बात कह रहे थे। उनका कहना था कि वजीर आजम लोगों को परेशान कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि कांग्रेस इस बारे में अपनी क्या राय रखती है और कांग्रेस इस मसले को कितना बड़ा समझ रही है। ये बहुत बड़ा मसला है और आप अगर इनका इतिहास देखोगे तो कहना कुछ और करना कुछ, ये एकदम साफ तरीके से दिखता है। 1962 के वॉर में 65, 71, 90 हमने कभी कंटिंजेंट फंड जो आकस्मिक निधि होता है, जो कोई बहुत बड़ी समस्या खड़ी होने पर हाथ लगाया जा सकता था, उसको इतनी बड़ी झेलते हुए भी हमने हाथ नहीं लगाया था। कंटिंजेंट फंड में से भी 1,76,000 करोड़ लेगा, ये इतिहास है। उन्होंने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को किस तरह से इस आधार पर लाया है कि आज उसको अदानी को बेचा जा रहा है धीरे धीरे। बजटरी फाइनेंस जो है वो 2015 से लेकर बंद कर दिया। आज 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा एफसीआई जो है वो कर्जे में है। उन्होंने कर्जे लिए छोटे बड़े और आज वो करीब करीब अदानी के हाथ में चली गई है। सारी चीजें 2-3 लोगों के हाथ में क्यों जाती है, सबसे बड़ी बात है। हमारी जो बैंकिंग सिस्टम है वो हमने नेशनलाइज क्यों की थी, क्योंकि आम आदमी तक जो फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं कि सबके पास में बैंक जानी चाहिए और सबको पैसा कमाने का, सबको अपने हक की रोजी रोटी कमाने का मौका मिलना चाहिए। इसलिए जो प्राइमरी सेक्टर था उसमें करीब करीब जी जो है वो 40% पैसा जो है गरीबों को देने का जो एक कंडीशन थी, उस कंडीशन को भी प्राइवेटाइजेशन में रहा नहीं जाएगा। अब बजट में इन्होंने जो बात कही है बैंक प्राइवेटाइजेशन की, तो वो बैंक प्राइवेटाइजेशन कैसा होगा इसके बारे में उन्होंने कुछ दिया नहीं है। जो ट्रांसपेरेंसी जो है वो बिल्कुल नहीं, रिकॉर्ड जो बहुत खराब है। आपको एक बात, जब प्राइवेट सेक्टर में पूरी तरह बैंक चले जाएंगे तो बैंक का मोटो जो है वो केवल मुनाफा कमाना होता है, लोगों को फायदा पहुंचाना नहीं होता। मुनाफा कमाना होता है, फायदा कमाना नहीं होता। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट यहां पर है। जब सरकार खुद अपनी निगरानी में बैंक्स चल रहे होते हैं या कंपनियां चल रही होती है सरकार की निगरानी में, तो वहां पर एक मोटो जो होता है वो आवाम का, वो जनता की सेवा का, खिदमत का होता है। महेश वर्मा बीजेपी के लीडर हमारे साथ मौजूद है। महेश, किस तरह से इन लोगों को भरोसे में लिया जा सकता है ताकि इनका डर दूर हो? ये क्यों डर रहे हैं, क्यों सड़कों पर आ रहे हैं 10 लाख से ज्यादा बैंक मुलाजमीन? हेलो, मेरे से सवाल है आपका? जी, महेश वर्मा जी से सवाल कर रहा हूं मैं। जी, आपका देखिए, ये जो अविश्वास है खामखा, जो ये निर्मूल शंकाएं हैं जिनको भड़काने का, या जिनको ये कह लीजिए कि ऐसी स्थिति परिस्थिति में जब देश की आर्थिक व्यवस्था को पटरी पे लाने का। जी बोलिए, मैं सुन रहा हूं। हाँ, जब हमारी जो अर्थव्यवस्था उसको पटरी पे लाने का जो काम बखूबी किया जा रहा है और जिसको लेकर जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक और तमाम इंस्टीट्यूशन जो है हमारी इस बात की तारीफ कर रही है, ऐसे में हम लोग अपनी बुराई खुद से अब करने में ये लगे हुए हैं। अब इसमें क्या देखिए, मीन में एक मल्लिकार्जुन साहब क्या निकाल रहे हैं कि वो निजीकरण का विरोध नहीं कर रहे हैं, वो इस बात पे आशंकित हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी कॉर्पोरेट घराने को बैंक दे दिया जाए। अरे साहब, आप इस तरह की बातें करके, इस तरह की चीजों को आप लोगों के बीच में खामखा एक भ्रम फैला के आप देश के इस पेंडेमिक में, इस महात्रासदी में, इस महाविपदा में फंसा हुआ कोई भी देश का कोई भी नागरिक इस तरह की चीजों को नहीं चाहेगा। ये भ्रम कौन फैला रहा है महेश जी? ये भ्रम कौन फैला रहा है, गुमराह कौन कर रहा है? ये निश्चित रूप से जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिनको आज के डेट में बजाय कि ये कहने के बजाय कि बैंक का निजीकरण, आप मुझे ये बताइए ना, इसमें क्या नया हो रहा है जो फाइनेंस मिनिस्टर ने आज क्लैरिफाई किया और स्पष्टीकरण दिया? जो पार्लियामेंट में बोला गया उससे इतर क्या है, उससे अलग क्या है, जिसको आज के डेट में आप इस तरह से बवाल और इस तरह से उफान, ये जो कम्युनिस्ट यूनियन है, मैं आपके इस सवाल का जवाब लेता हूं आमिर हैदर जैदी साहब से। वो कुछ कहना चाह रहे हैं, आपके जवाब है। आमिर साहब, क्यों, क्या परेशानी है, क्यों गुमराह किया जा रहा है लोगों को? एक चीज है कि ये कहते हैं कि लोग विपक्ष भड़का रहा है। क्या किसानों को विपक्ष भड़का रहा है? उनकी समझ में नहीं आती इनकी कृषि नीति।
बैंकों के कर्मचारियों को विपक्ष भड़का रहा है, उसकी समझ में नहीं आता है कि बैंकों को उद्योगपतियों को बेचने की तैयारी हो रही है। रेलवे कर्मचारियों को भी विपक्ष भड़का रहा है, उनकी समझ में नहीं आया, वो भी अकल नहीं रखते कि रेलवे को बेच दिया गया है। शिक्षा मित्रों को भड़काया जा रहा है कि उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि नीति क्या है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को भड़काया जा रहा है। एक अजीब समझ में नहीं आता है कि जब कोई अपनी मांग को लेकर सड़कों पर आता है, ये उसकी बात को सुनने को तैयार नहीं है, उनका पक्ष जानने को तैयार नहीं है। बस इनके पास एक ही लॉजिक है कि साहब विपक्ष भड़का रहा है, हमारी ये सुन नहीं रहे। अरे महेश वर्मा जी, जो बात यहाँ पर आबिद साहब कह रहे हैं, इन तमाम मामलों के पीछे अगर विपक्ष है तो क्या विपक्ष ही ज्यादा मजबूत है देश में? भड़का जाता है, कुछ समझ में नहीं आया, उनकी आवाज इतनी जोर जोर से वो चीख रहे हैं कि जी, उसमें कुछ समझ, दोबारा दोहरा दीजिए। उनका ये कहना था कि किसान आंदोलन करते हैं, तहरीक पर आते हैं तो कहा जाता है कि विपक्ष जो है वो गुमराह कर रहा है। बैंक कर्मचारी पढ़े लिखे होते हैं, ऑफिसर्स भी हैं, वो जब सड़क पे आते हैं अपनी मांगों के साथ तो कहा जाता है कि विपक्ष भड़का रहा है। तो मतलब क्या विपक्ष ही ज्यादा मजबूत है देश में? नहीं, मैं तो कुछ और कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि ऐसी चीज क्या हुई है जिसको लेके मतलब ये स्ट्राइक करने का कोई आशय तो है, होना चाहिए ना, कोई उसका उद्देश्य तो होना चाहिए ना। सवाल यह है कि आप एक निर्मूल आशंका के बेसिस पे एक ऐसा अविश्वास आप देश के अंदर पैदा कर रहे हैं जो कोई भी भारतीय करते हुए 10 बार सोचेगा कि यार इस पेंडेमिक में जब हम लोग कोरोना से अभी बाहर निकले नहीं पूरी तरह से, हमारी अर्थव्यवस्था जो है और जगह से आज पाटिल साहब मैं आ रहा हूं आपके पास। जी आज हमारा सेंसेक्स जो है 26,000 की जगह 52,000 के आसपास है। हमें बाहर से डिसइन्वेस्टमेंट मिल रहा है, देश में जो है वो एक समृद्धि की तरफ जा रहा है, एक अर्थ की कोई व्यवस्था होती है। ऐसे में एकदम से आके स्ट्राइक करवा देना और कर लेना, ये लोग कौन है? ये जो यूनियन चलाते हैं ये किससे एफिलिएटेड है? ये कम्युनिस्ट पार्टी से एफिलिएटेड है। ये कौन से एफिलिएटेड यूनियन है जो आज स्ट्राइक पे आ रही है? ये किसान की बात कर रहे हैं जी। आप देखिए आपके इस बात पर कांग्रेस लीडर कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं। अतुल जी बोलिए। सबसे बड़ी बात यह है कि इनका इतिहास क्या है 7 साल का। तो इन्होंने एलआईसी को किस तरह से खत्म किया, आईडीबीआई का सारा कर्जा एलआईसी पे थोप के जो प्रॉफिट में चल रही थी, मुनाफे में एलआईसी, उसको नुकसान में लाया। ओएनजीसी पे इन्होंने एचपीसीएल का नुकसान जो है वो थोप कर ओएनजीसी को भी खत्म करने का काम किया है। ये कौन सी कंपनी है? जो महारत्न कंपनी है, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कॉन्कॉर्ड, ऐसे, और बीपीसीएल, ये सारी मुनाफे वाली कंपनियां हैं। और आजम जी एक बात आप समझ लीजिए, ये जो मिडिल क्लास तैयार हुआ है, ये मिडिल क्लास पब्लिक सेक्टर यूनिट से तैयार हुआ है, और इसमें हर व्यक्ति को, हर छोटे छोटे तबके के व्यक्ति को मौका मिला है अपने आप को सिद्ध करने का, अपने आप को इस जो डेमोक्रेसी की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में, जमहूरियत की इस प्रोसेस में अपने आप को एक मौका जो है वो मौका। लेकिन अतुल जी, जो महेश जी का कहना है कि चूंकि पैंडेमिक एरा से अभी देश गुजर रहा है, अर्थव्यवस्था को एक बल चाहिए, एक थोड़ी ऊर्जा चाहिए, ताकत चाहिए, तो क्या ऐसे में सरकार के पास अगर ये विकल्प है, ये ऑप्शन है, तो उस पर अमल क्यों ना किया जाए? ऐसा है जी। अतुल जी जवाब आपको देना है। अतुल जी की मेरे पास अब जो आवाज नहीं मिल पा रही है। अबीर हैदर साहब, मैं फिर से आपके पास आ रहा हूं, छोटा सा जवाब दीजिएगा ताकि मैं फिर से एक बार जाऊं पंकज जी के पास। अबीर साहब, अबीर हैदर, देखिए सुन लीजिए आप, ये जो परिस्थितियां देश के अंदर बनी है, जो कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था पटरी पर लाने को हमने सब कुछ किया है। जब प्रधानमंत्री विपक्ष में हुआ करते थे, वो ये कहते थे कि अगर डॉलर की कीमत बढ़ रही है, रुपए की कीमत कम हो रही है, तो केंद्र सरकार की ये भ्रष्ट नीतियों का नतीजा है। आज देश की अर्थव्यवस्था अफगानिस्तान के बराबर हिंदुस्तान का रुपया पहुंच चुका है। तो ये कौन सी भ्रष्ट नीतियों का नतीजा है, ये समझ में नहीं आता है।
मैं किसान के ऊपर आता हूं। किसान आज अपनी फसलों को मांग करने के लिए बैठा है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे दिया जाए, लेकिन अमित शाह का बेटा धनिया बेचकर करोड़पति हो जाता है गमले में उगा के, और जो किसान धनिया उगाता है उसकी रोटी मैसर नहीं होती है। तो देश कितनी कहना चाहिए ये उतनी है। ऐसा आप शेयर बाजार के हमारा सेंसेक्स ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, अर्थव्यवस्था इससे नहीं नापी जाती है। देश के अंदर जो गरीब का मजदूर का जीवन स्तर क्या पहुंच रहा है, बात उस पर होनी चाहिए। आज किसी को मिनिमम वेज देने को ये तैयार नहीं है। जो मजदूरों के राइट थे वो इस कोरोना काल के अंदर इन्होंने खत्म कर दिए। जी ठीक है, ठीक है। अब अमित साहब मैं फिर से एक बार जाऊंगा जरा महेश वर्मा जी के पास, और महेश वर्मा जी सवाल इस बात को लेकर है कि ऐसे हालात पैदा क्यों हो गए, और क्या बार बार सिर्फ ये कहने से कि जो लोग भी सड़कों पर आकर अपनी मांगे रख रहे हैं वो गुमराह किए जा रहे हैं, क्या ये काफी है आपको लगता है? क्या इसमें ये बात सामने नहीं आती कि उन तक अगर बात सही है तो सही बात पहुंच क्यों नहीं रही है? इस पर नाकामी कहां है? नहीं, देखिए साहब, एक चीज आपको समझना पड़ेगा। हमें देश में हमें 10 लाख कर्मचारियों से ज्यादा मतलब चिंता उस बात की भी है कि इस देश में 130 करोड़ भारतीय रहते हैं। हमें सबकी चिंता करनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो हमारी चिंता से कहीं दूर है। हमने उनकी कहीं चिंता का समाधान देने की कोशिश करी। हमने आज वित्त मंत्री ने स्पष्ट तौर पे कहा कि हम ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे हैं जिसके वजह से जी जी आप कदर कर रहे हैं, आप फिक्र कर रहे हैं 130 करोड़ जनता की। आप बताइए मुझे, जब तेल के दाम जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर $23 तक नीचे आए थे, हमारे वक्त $108 तक नहीं थे, तो तब 72 रुपए में पेट्रोल मिलता है, आज 100 रुपए में मिल रहा है। ये कौन सी इकोनॉमी है भैया? ये गलत बयानी करने के लिए इनको ले आए हो क्या? इनसे ये गलत बयानी नहीं कर रहा हूं मैं। अगर गलत बयानी कर रहा हूं तो मेरे चैलेंज है आपसे। अगर गलत बयानी कर रहा हूं तो चैलेंज है मेरा, चैलेंज है मेरा। आपने 58 रुपया था डॉलर, तो आपने कहा था ICO है, आज 72 रुपए के ऊपर डॉलर है। शेयर बेचना 10% LIC के ऊपर IDBI का कर्जा थोपा है, आपने ONGC पे HPCL का कर्जा थोपा है, और ये सारे नुकसान में लाने का जो श्रेय है वो आपको जाता है। और ये आपकी जो पॉलिसीज है, वो जो नागपुर में हेडक्वार्टर है ना RSS की, उसकी पॉलिसी है कि चंद लोगों के हाथ में सारी पूंजी दे दो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को गुलाम करो ताकि अपनी बातें सुने। इस धोरण के तहत, इस पॉलिसी के तहत इस देश को लूटा जा रहा है, और जो भी खड़ा होता है उसे दोषी नहीं। आज किसान खड़ा है पूरे देश का, वो भी देशद्रोही है। आज बैंक के एम्प्लॉइज खड़े हैं, आज आम आदमी लूटा जा रहा है। बताओ मुझे जब सिलेंडर 400 रुपए था तो आप कहते थे महंगाई है, आज सिलेंडर के दाम लेवल पर क्या है, और आप 850 रुपए में बेच रहे हैं। शर्म नहीं आती आप लोगों को इस तरह से लोगों को लूटते? आज 63 रुपया, आज 64 रुपया डॉलर, आज क्रूड ऑयल है, आप कितना पैसा ले रहे हैं? हमारे डीजल पे 3 रुपया 20 पैसे गिरती थी एक्साइज, आपने 32 रुपया 90 पैसे कर दिया। हमारे यहाँ पेट्रोल का 9 रुपया 48 पैसा था ड्यूटी, आपने कितना कर दिया? आपने 32 रुपया कर दिया। देखिए एक मिनट महेश जी और अतुल जी, बात इतनी ही नहीं है महेश जी, बात इतनी नहीं। देखिए अगर ऐसे मामलों में यहाँ पे मुझे लगता है महेश जी थोड़ा सा इस बात को थोड़ा सीरियसली लिया जाना चाहिए। अभी देखिए 17 और 18 तारीख को जो 4 कंपनियां हैं, जो जनरल इंश्योरेंस की कंपनियां हैं, कंपनियां नहीं बल्कि यूनियंस, वो 4 यूनियन जो है वो अभी 17 तारीख को वो हड़ताल पे जा रही हैं। LIC की जो अलग अलग यूनियन है वो हड़ताल पे जा रहे हैं। तो ऐसे में जा रही है भाई, किस लिए जा रही है? यही तो सवाल है ना कि वो अगर आप सरकार की कोई नीति है तो उससे उन्हें क्यों कंफ्यूजन है? हम दो और हमारे दो देश को बर्बाद करोगे और देश देखता रहेगा, ऐसा नहीं है। कितने बड़े झूठ बोल रहे हैं। अधिकार है, संविधान में देश के अधिकार। जवाब दो ना, आप जवाब दो। नहीं दूसरों को एकदम मैं ये कह रहा हूं कि आप जवाब दो। आज के डेट में बताओ, आपने बजट देखा है? आपने बजट पढ़ा है? ज्ञानी दिया है कि प्राइवेटाइजेशन ऐसा होगा। बजट में बोला है कि हम जो हमारा जो प्राथमिक, ठीक है, एक मिनट वक्त हमारे पास अब नहीं है ज्यादा। आमिर हैदर जादी साहब, वक्त की कमी है, मैं छोटा सा एक रिएक्शन पंकज जायसवाल से भी लेना चाहूंगा। पंकज जी, 10 लाख से ज्यादा मुलाजमीन हैं, उनमें ऑफिसर्स भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, जानकार भी हैं। सीधे तौर पे ये कह देना कि उनको गुमराह किया गया, ये शायद मुझे लगता है कि हजम नहीं होगी बात। लेकिन मैं आपसे फाइनल कमेंट लेना चाहता हूं, पंकज जायसवाल।
देखिए, ये हड़ताल इन लोगों ने इसलिए किया कि इनको लगता है कि हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है वो रिस्क पे आ जाएगा। लेकिन हमें एक चीज समझना पड़ेगा, ये जो निजीकरण है बैंकों का और अन्य निजीकरण है, उन दोनों में अंतर है। चाहे इंश्योरेंस का निजीकरण हो या बैंकों का निजीकरण हो, उसके ऊपर रेगुलेटर है, आरबीआई है, आईआरडीए है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ आरओसी है और वो कंपनी के मैनेजमेंट के हाथ में जो अनलिमिटेड पावर आ जाएगा। हमारे पास आरबीआई इसको रेगुलेट करेगी, हमारे पास इरडा इसको रेगुलेट करेगी। और हो सकता है कि जब इस तरह का मिक्स बैंकिंग मॉडल आ रहा है, जिसमें हमारे पहले शुरू में बहुत कम निजी बैंकिंग थे, अब निजी बैंक्स ज्यादा हो जाएंगे, माइक्रो फाइनेंस ज्यादा हो जाएंगे, एनबीएफसी ज्यादा हो जाएंगे, तो हमारे आरबीआई भी कुछ स्ट्रिंजेंट कंडीशन लाए ताकि इनका जो ये मनमानापन है बैंकों चलिए का, एकदम फाइनल कमेंट 10 से 15 सेकंड। अमीर हैदर जैदी साहब 10 से 15 सेकंड प्लीज। हमारे पास ऑलरेडी मॉडल है निजी बैंक्स के, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक अच्छा कर रहा है। आरबीआई का अच्छे सर मॉडल बस हैं इतना ही वजूद बचा है, जब नोटबंदी हुई तो आरबीआई के गवर्नर से पूछा भी नहीं किया था। भारतीय जनता पार्टी के 135 करोड़ भारतीयों में शायद बैंक कर्मचारी भी नहीं आते, किसान भी नहीं आते, रेलवे कर्मचारी भी नहीं आते, आंगनवाड़ी वर्कर। चलिए मुझे इजाजत दीजिए। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास मौजू पर अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आप बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।